देखो बच्चों, अभी मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूँ। जो भी हमने पढ़ा है इस वाले टॉपिक को एक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्या चीज़ हमने देखी है। सबसे पहले हमने देखा है कि जो कम्युनिकेशन है, मतलब ऑफर कर रहे हैं तो ऑफर, एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो एक्सेप्ट, वो कंप्लीट कब माना जाएगा, कब माना जाएगा कि ऑफर पूरा हो गया। तो ऑफर पूरा होगा, ऑफर कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो वो सामने वाले की बात देखेगा कि जब बी ने पढ़ लिया है तो क्या ऑफर पूरा हो जाएगा। मतलब इस वाले टॉपिक में ना हमेशा मैं किसके बारे में देखूंगा, सामने वाले को देखूंगा। फिर ऑफर ए ने करा था तो वो क्या देखेगा, बी ने पढ़ लिया है ना, हाँ भाई, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट क्या है मेरा, कम्स टू द नॉलेज, बी ने पढ़ लिया है, ऑफर पूरा हो गया। अब एक्सेप्टेंस की बात आई तो एक्सेप्टेंस में ध्यान रखना, ए की नज़र से अलग, बी की नज़र से अलग। ए की नज़र से देख रहा हूँ तो सामने वाले को देखूंगा कि बी ने क्या कर दिया, भेज दिया। एक्सेप्टेंस में क्या करता है, बी तो भेजेगा ही ना, तो बी ने भेज दिया तो बात पूरी। बी की नज़र से देखता हूँ तो क्या, अब ए तो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस को सिर्फ पढ़ ही सकता है ना, तो ए ने क्या कर लिया, पढ़ लिया है ना, बात समझ में आई। फिर रिवोकेशन, रिवोकेशन जब मैं कर रहा हूँ तो रिवोकेशन ऑफर का होगा तो ऑफर कौन करता है, ए करता है, और एक्सेप्टेंस कौन करता है, बी करता है। तो इसी हिसाब से मैं इस बारे में थोड़ा सा सोच के चलूंगा, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा हूँ, रिवोकेशन ऑफर का, यानी कि ए की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो यानी ए की तरफ से जब बात कर रहा हूँ तो बी को मैं देखूंगा, बी ने क्या करा है, भेज दिया है ना क्या, अपना एक्सेप्टेंस, क्योंकि क्या रिवोकेशन कब पूरा हो सकता है, एक्सेप्टेंस से पहले। एक्सेप्टेंस का रिवोक करना है, मैंने बी ने जो अभी एक्सेप्टेंस दिया, अपनी बात कही थी कि हाँ मैं खरीदने को रेडी हूँ, उसका मन बदल गया, तो बी कब तक कैंसिल कर सकता है, जब ए उसको क्या कर ले, पढ़ ले, तब तक। बात समझ में आई। सो ऑफर कब, जब बी पढ़ ले। ए की नज़र से कब, जब बी भेज दे। बी की नज़र से कब, जब ए पढ़ ले। ऑफर की नज़र से कब, जब बी पढ़ ले, वो भेज दे मतलब। और एक्सेप्टेंस कब, जब ए उसको स्टार्ट पढ़ ले। बस इतना ही मेरा इसका क्या है, क्विक रिवीजन था, ठीक है। चलो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट उसमें बात करते हैं कम्युनिकेशंस के बारे में। तो हमने देख लिया था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में, देखो वही लिखा है जो मैंने पढ़ा था। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, मैं स्लाइडली से एक बार रीड करा देता हूँ, बाकी सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप रीड करोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऊपर वाले मतलब ये जो टॉपिक्स दिए हैं उससे रिलेटेड एग्जांपल है। इफ बी एक्सेप्ट्स ए प्रपोजल एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ऑन 14th मार्च, जो ये अभी हमने पढ़ा था ना, ये वाला इससे रिलेटेड बात कर रहा है कि अगर क्या बी एक्सेप्ट करता है ए के प्रपोजल को और अपना एक्सेप्टेंस भेजता है कब, 14 मार्च को। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट कहलाएगा, 14 को। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया ना उसी के बारे में बात करिए, एक बार ड्रॉ करके देखोगे क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। सो इट इज़ क्रूशियल इन केस ऑफ द लेटर दैट रिचेज प्रपोजर। सो यहाँ पे लेटर के लिए मेरा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो प्रपोजर तक पहुँच जाए। इफ़ द देर इज़ नो डिलीवरी ऑफ लेटर, अगर मैंने लेटर डिलीवर ही नहीं करा है, मतलब किसने, मैंने मतलब किसने, बी ने, मतलब यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि लेटर किस तक पहुँच जाए, ए तक। अगर बी ने लेटर डिलीवर ही नहीं करा है, एक्सेप्टेंस कुड बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन कंप्लीटेड विदाउट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर बट नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर। मतलब अगर उसने भेजा ही नहीं है तो मैं क्या कहूँगा कि हाँ भाई एक तरफ से पूरी होगी, एक तरफ से नहीं, तो ये मेरी क्या करेगी, ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देगी। अब मतलब क्या है, बात बताता हूँ, इस लाइन को क्या करना, ऐसे कर देना। सर क्या कर दिया ये मैंने क्या करा है, बता देता हूँ, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी बुक में लिखा था इसलिए मैंने भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए बस इसलिए। इससे ज़्यादा मेरे इसके लिए कोई रेलेवेंस नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड इसका कुछ मतलब नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई ए की नज़र से अलग देख रहा हूँ, बी की नज़र से अलग देख रहा हूँ। ए की नज़र से कह रहा हूँ कि जब बी ने भेज दिया तब पूरा होगा, और बी की नज़र से कह रहा हूँ जब ए ने पढ़ लिया होगा तब पूरा होगा। ये तो गड़बड़ हो गई ना। अभी कोर्ट में केस लेके जाओगे तो किसकी नज़र से देखोगे, कोर्ट किसकी नज़र से देखे, ए की नज़र से या बी की नज़र से। तो आपके सामने क्या हो गया, एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई। सो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई, वो खुद कह रहे हैं भाई ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। लेकिन ये क्या हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा केस लॉ इसी तरह से बना है ताकि हमें दोनों पार्टी का क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसीलिए हमें इस तरह से जैसा हमने पढ़ा है उसी तरह से हमें पढ़ना रहेगा। क्लियर, चलो अब बात आती है एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन, टेलेक्स या फिर फैक्स। अगर आप टेलीफोन वगैरह पे क्या कर रहे हो, एक्सेप्टेंस कर रहे हो। अभी तक जो हमने देखा वो कैसा था, लेटर पे था। लेटर में तो टाइम लगता है ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, टेलीफोन में टाइम लगता है क्या, नहीं लगता है ना। मैं कॉल कर रहा हूँ आपको, अभी मैंने बोला क्या मुझसे 10 पेन खरीदोगे, ऑफर कंप्लीट, क्यों, अभी एग्जैक्टली एट द मोमेंट ही आपकी नॉलेज में आ गया। बात समझ में है ना। ऑफर कब पूरा होता है, जब बी की नॉलेज में आ जाए, और बी की नॉलेज में तो एट द मोमेंट आ गया क्योंकि टाइम लगा ही नहीं। ऐसी एक्सेप्टेंस जो थी, बी ने बोला उसकी डिलीवरी और आपकी नॉलेज में आया, उसमें कोई गैप ही नहीं है। मतलब
जब टेलीफोन वगैरह पे बात हो रही होती है तो यहाँ पे क्या गैप रिमूव हो जाता है, तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे क्या रिवोकेशन एक तरह से देखा जाए वापस लेना नामुमकिन हो जाता है। तो लेकिन कब पॉसिबल है, कैसे कैसे एक बार देखते हैं। इन केस ऑफ कन्वर्सेशन ओवर द टेलीफोन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। एक्सेप्टेंस ऑफ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा हो जाएगा, जैसे ही उसने क्या कर दिया, ऑफरर ने एक्सेप्टेंस ले ली। मतलब क्या, वो कुछ नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपने क्या करा, एक बंदा ए है, एक कौन है, बी है। बी ने ऑफर बोला, बोलते ही क्या हो गया, बी की नॉलेज में आ गया ना, तो ऑफर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। टाइम ही नहीं लगा आप कुछ देखने की, मतलब इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कोई गैप ही नहीं था, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का गैप था। ऐसे ही जब एक्सेप्टेंस हुआ तो जैसे ही इसने एक्सेप्टेंस डिलीवर किया वैसे ही इसकी नॉलेज में भी आ गया, इन दोनों के बीच में भी कोई गैप नहीं था। तो मतलब मैं किसी भी नज़र से देख लूँ टेलीफोन के केस में वो एक ही बात है कि कब कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, एक्सेप्टेंस कब पूरी हो गई, एज सुन एज बी ने बोला, एज सुन एज ए की नॉलेज में आया। तो प्रॉपर अगर मैं इन डेप्थ जाऊँ तो क्या कहूँगा कि एक्सेप्टेंस कब पूरा हुआ, एक्सेप्टेंस तब पूरा होता है भाई बी की नज़र से जब वो किसको मिल जाता है, ए को पता चल जाता है। तो यहाँ पे भी क्या, एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। ऑफरर कौन है, ए। सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कब तक कंप्लीट होगा, कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है, जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जब वो ए को मिल जाएगा। बात समझ में आई। देखो ये लाइन इतनी कॉम्प्लिकेटेड लिखी है, एग्जाम में कोई इस तरह से लाइन कॉम्प्लिकेटेड में नहीं आएगी, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी आएंगी, तो आपको लिखना है। तो इसको इंटरप्रेट करना लीगल लैंग्वेज को एक बात होती है, उसको याद रखना एक बात होती है, और एग्ज़ाम में केस स्टडी को सॉल्व करना अलग बात होती है। तो मैं क्या आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, ये इतनी सारी अलग अलग बात जो बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या बनता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक ही लाइन में 3-4 बात बोल दी। कॉन्ट्रैक्ट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, मुझे समझना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है, जब एक्सेप्टेंस पूरी हो जाती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस होते ही फिर तो कुछ नहीं करना पड़ता है ना। एक्सेप्टेंस करने के बाद तो फटाफट चेक करना है बस मेरे को कि हाँ भाई उसमें प्रॉमिस तो बनी गया ना, कंसिडरेशन है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, तो मतलब करना तो कुछ नहीं पड़ा ना। एक्सेप्टेंस करते ही क्या हो जाता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अपनी तरफ से पूरा हो जाता है। और एक्सेप्टेंस तब पूरी होती है जब ऑफरर की नॉलेज में वो आ जाती है। ऑफरर कौन है, ए है, ठीक है। तो ये क्या था, एक्सेप्टेंस था, ठीक, उसकी नॉलेज में आ जाता है। तो सिंपल सी ये वाली बात कही थी। चलो, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट अ प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट अ प्लेस जहाँ एक्सेप्टेंस क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। अगर मैं प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ ना, फॉर एग्जांपल क्या, आप ए और बी ले लेते हैं। ये हरिद्वार का है, जय गंगा मैया, ये हरिद्वार से हैं, ये दिल्ली से हैं। दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिल्ली वाले बच्चे बुरा मत मान जाना, दिल्ली अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत कुछ है घूमने के लिए। हरिद्वार में इतना घूमने के लिए नहीं है, बट हरिद्वार वाले बोल सकते हैं ना जय गंगा मैया, दिल्ली वाले क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनके पास कोई डायलॉग नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ए ने ऑफर करा, बी ने एक्सेप्ट करा, ये सब हो गया। अब मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे, किस प्लेस पे हुआ। कॉन्ट्रैक्ट को मैं कहूँगा हरिद्वार में हुआ, या मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट को दिल्ली में हुआ। ये कई जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, केस ना फिर उसी हिसाब से फाइल होते हैं। अभी आपको केस फाइल करना है, हरिद्वार का कॉन्ट्रैक्ट है तो हरिद्वार के कोर्ट में फाइल करोगे, दिल्ली का है तो दिल्ली के कोर्ट में, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एज अ प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, जहाँ एक्सेप्टेंस क्या हुई है, रिसीव हुई है, और एक्सेप्टेंस कहाँ रिसीव हुई है, हरिद्वार में। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस कहाँ माना जाएगा, हरिद्वार माना जाएगा। इन मैं रब कर रहा हूँ, जो नोट डाउन करना होगा इसके आगे ना, जैसे देखो अब ये लिखा है ना, मैंने आपको समझाया है ना यहाँ पे ये ड्रॉ करके, तो आपको भी कुछ इस तरह से लिखना चाहिए, चाहे कॉपी में लिखो, यहीं पे लिखो, जैसे भी लिखो। अगर प्रिंट आप बुक के खुद निकलवा रहे हो तो आप 1 साइडेड प्रिंट निकलवा सकते हो, स्टिकी नोट लगा सकते हो, तो अपने हिसाब से, मतलब मेरा मेन पर्पस है इसको यहाँ पे लिखा होना जरूरी है। इन केस ऑफ कॉल ड्रॉप, ओ ये इंडिया वाली प्रॉब्लम आ गई क्या, बीच बीच में कॉल डिस्कनेक्ट होने लगती है, या फिर डिस्टर्बेंस इन लाइन हो गया, देयर मे नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे हो सकता है कि आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना हो। मतलब सिर्फ ये है जहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी पावर आ गई, सुपर पावर्स। अरे बैटरी देखते हैं, मतलब क्या, ए ने बी को बोला, बोल तो दिया, यहाँ पे कॉल में भूकंप आ गया, डिस्कनेक्ट हो गई, उस तक नहीं पहुंची, तो ऑफर कंप्लीट हुआ क्या, ना, ऑफर कंप्लीट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि अभी तक बी तक पहुंचा ही नहीं था, और ऑफर के कंप्लीट होने के लिए क्या जरूरी था कि बी तक उसकी नॉलेज में आ जाए। ऐसी बी ने क्या करा, एक्सेप्टेंस करा,
बीच में ए तक बात पहुंची ही नहीं। तो जब ए तक पहुंची ही नहीं वो, तो यहाँ पे क्या एक्सेप्टेंस पूरा हुआ ना। तो जब ऑफर नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि चांसेस हैं कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा ना हो। तो थोड़ा सा मेरा क्या करता है, मैटर करता है। ड्यूटी ऑफ एक्सेप्टर, एक्सेप्टर की क्या ड्यूटी होती है? एक्सेप्टर कौन, जो एक्सेप्ट करता है, मतलब बी। लिख लो इसके ऊपर बी। In all cases where the contract are entered into the telephone, telefax, email, acceptor has to take care that his acceptance is received by the offerer. B को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी बात A तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। वो इतने में बेफिक्र नहीं हो सकता है कि बस मैंने बोल दिया और बात होगी, तो सामने वाले तक वो पहुंचनी भी चाहिए। और अगर कॉल बाई चांस डिसकनेक्ट हो जाती है, डेड हो जाती है आपकी लाइन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, एक्सेप्टर मस्ट कन्फर्म अगेन द वर्ड द एक्सेप्टेंस हैज ड्यूली हेड ऑफ द ऑफरर। तो यहाँ पे बी की जिम्मेदारी बनती है, एक्सेप्टर कौन, बी की जिम्मेदारी बनती है वो क्या करे, कंफर्म करे ए को वो उसकी बात मिली है या नहीं मिली है। ऑफर कौन, ए, कि उसको उसकी बात सुनाई दी है या नहीं मिली। तो अगर ऐसा हो गया ना, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि क्या भाई बी ने बोल दिया था, ए तक पहुंची नहीं, ए को सुनाई नहीं दिया, और कल को केस हो रहा है, तो कोर्ट क्या कहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था। क्यों? एक्सेप्टेंस पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे डिफेक्ट आ गया। तो कोर्ट तो सीधे से अपनी बात बोल के ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, बी की आती है। अगर तुम्हें लग रहा है लाइन ड्रॉप होगी, सामने से रिप्लाई नहीं आया, उससे कंफर्म कर लो कि भाई तुम्हें समझ में आ गया है या नहीं आया। अब बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ ए स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडेड इन द ऑफर। कभी कभी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं हमारे ऑफर में। कैसी होती हैं? आपने कभी देखा होगा बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट में ना एक बहुत अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा। जैसे क्या लिखा होगा, क्या हो गया, 200 रुपीज़ 200 ऑफ ऑन परचेज ऑफ 200, ऐसे लिखते हैं। 200 पे 200 ऑफ, और फिर क्या करते हैं पता है, सबको पता है, टिंग टिंग टिंग, एक छोटा सा जो दिखे भी ना उतना छोटा स्टार लगा देंगे। और फिर क्या करेंगे, पूरा पेज पे, एक एडवर्टाइजमेंट पेज है पूरा पूरा, इतना बड़ा पेज है ना, तो उसके यहाँ पे बिल्कुल कोने में इतना छोटा छोटा लिखेंगे स्टार T&C, बस, कि बंदे की वहाँ पे तो नज़र भी ना जाए, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो कोने में जो लिखा है ना, ये T&C, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस, कि आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी ऑफर एक्सेप्टेंस है, उसके बीच में जो भी आपके बात हुई थी, तो वहाँ पे हमारा ये डिस्कशन हो रहा है। अभी पहले क्या होता था, पहले ना पूरा पूरा लिखते थे स्टार लगा के, बड़ा बड़ा सा थोड़ा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, फिर लिखने लगे T&C अप्लाई, थोड़ा भाई उन्होंने स्पेस सेव करने लगे, T&C अप्लाई, फिर क्या लिखने लगे, TCA टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, फिर क्या लिखने लग गए अब, TC, बस बात खत्म। कभी TC लिख देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा लिख देंगे तो कितना, T&C, बस। अब कोई उनमें आगे इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर बैनर लग रहा है ना, आपके होर्डिंग लग रही है मार्केट में, कहीं पे एक होर्डिंग लग रही है, या आपके पास कोई पैम्पलेट आया, उसमें सिर्फ इतना लिख देंगे। अब ये नहीं लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ है। अब अपने आप ढूंढो कहाँ लिखी है टर्म्स एंड कंडीशन। ये चीज़ गलत है। ये ठीक है, वो अलग अलग चीज़ों का फ़ायदा उठा के लीगली कर लेते हैं ये चीज़, बट एज़ पर मैं अभी जितना मैं पढ़ूंगा तो उसके हिसाब से ये सब चीज़ें क्या है, गलत है, ऐसा अलाउ नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन आपको क्लियर कट पूरी तरह से वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट्स पता है क्या होती हैं, पैम्पलेट्स देंगी, मार्केट में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगी, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देंगी, बस इतना लिख देंगी T&C, कोने में लिख देंगी क्या, T&C। वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे सारे में बहुत कुछ लिखा होगा, कहीं नहीं। वेबसाइट के बिल्कुल नीचे जाओगे ना, वहाँ पे एक छोटा सा मिल आ जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन, एक छोटा सा नीचे फुट नोट पे लिखा होगा, जिसको ओपन करोगे ना, एक ही पेज पे दुनिया भर की उनकी जितनी भी टर्म्स है सारी उसी में आ जाएंगी। मतलब एक पेज जो टर्म्स एंड कंडीशन का ओपन करोगे ना पेज, वो कम से कम 20 पेज का होगा। अब ये बताओ, आप क्या इतनी मेहनत करने वाले हो क्या? अभी नहीं करने वाले हो ना, तो दिक्कत होती है। अब बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं वो ऐसे धोखा देती हैं। क्या करती हैं, अगर मैं ऑनलाइन मार्केट एडवर्टाइज उसकी बात करता हूँ ना, ऑनलाइन जितने बिजनेस हैं, ये फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गई, ये क्या करते हैं, देखो पेटीएम ने तो ऐसा बहुत करा है, फिर बाद में अभी तो हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक दो बचे हैं या कुछ है, सब करते हैं। क्या करते हैं, वो लिख देंगे 100% कैशबैक और एक स्टार लगा देंगे, फिर ढूंढो कहाँ पे क्या है, और क्या मिलता है, अप टू 100%
कैशबैक, जिसमें वो आपको ना 1 रुपये से भी मिल सकता है। तो 99% केस में क्या होता है, आपको 1 ही रुपया मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। 1000 रुपये पे कहेंगे, 1000 रुपीज़ पे ऑफर देंगे, 1000 रुपये की परचेज पे अप टू लगा देंगे। अप टू का मतलब होता है तक, 100% कैशबैक या 100% ऑफ, कुछ भी ऐसा लगा देंगे। ऑफ वाले में तो चलो समझ में आ जाता है, जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो पेमेंट के टाइम पे वहाँ पे पता चल जाता है। कैशबैक वाला सिस्टम और गड़बड़ है उनका, पहले पेमेंट कर दो, उसके बाद में पता चलेगा आपको कितना मिला है। आपने पेमेंट कर दी 1000 की, इस उम्मीद से भाई मुझे तो 1000 के 1000 वापस मिल जाएंगे, और पता चला है क्या, आपके वॉलेट में आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रिसीव्ड द कैशबैक ऑफ ₹10। अरे भाई 1000 रुपये पे 10 रुपये क्या दे दी, ये भी ले लेते। सो वो क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं ना, ये अप टू के बाद एक स्टार लगा देते हैं, तो यहाँ पे सारी की सारी वो गड़बड़ कर जाते हैं। बात समझ में आई? तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी है अभी कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे मुझे क्या करना है, उन चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे एज़ पर लॉ, जितना हमारे सिलेबस में उतना। चलो तो चलो पढ़ते हैं। समटाइम्स there are situations where there are contract with special conditions. These special conditions are conveyed tactically, and acceptance of these conditions are also conveyed by offeree, again tacitly or without him even realizing it. मतलब क्या होता है, समटाइम क्या होता है कि these are situation, ऐसी सिचुएशन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपके क्या है, स्पेशल कंडीशंस हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपने वहाँ पे लिखे हैं। These special conditions are conveyed tacitly, मतलब क्या था, पढ़ा था कहीं tacit वर्ड, कहाँ पढ़ा था tacit, याद करो वो दिन जब tacit पढ़ा था, कुछ याद आया? हमने पढ़ा था tacit, स्मॉल में पढ़ा था, कैपिटल में नहीं, स्मॉल में। इम्प्लाइड के अंदर पढ़ा था, इसका मतलब क्या था, साइलेंट। ये क्या कह रहे हैं, जो कंडीशन होती हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में, वो कंडीशंस कन्वेड आप शांति से मतलब छुपा के कर देते हो, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कंडीशंस, जो एक्सेप्टेंस है इसका, और आल्सो कन्वेड बाय ऑफरी, और वो क्या करता है, ऑफरी इसको कन्वे कर देता है, अगेन टैसिटली, वो भी आराम से कर देता है, विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, उसको पता भी नहीं होता। आप वेबसाइट पे जाते हो ना, वहाँ पे जब भी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, वहाँ पे क्या लिखा होता है, एक टिक बॉक्स बना होता है, ऐसे एक बॉक्स बना होता है, उसके आगे लिखा होता है प्लीज़ क्लियर हियर यू आर एग्रिंग टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है, और आप क्या करते हो, टिक, चलो भाई इतनी कौन पड़ेगा, ये टिक भी ना देते तो हम तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, और आप साइन अप कर देते हो। जब कुछ भी आप कर रहे होते हो ना टर्म्स एंड कंडीशन, मैं तो ये कहूँगा 100 में से एक बार भी नहीं पढ़ते हो वैसे तो ये उसकी बात कर रहा है कि कई बार क्या होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है ना, बताने वाला उसको क्लियर बताता नहीं है, और सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट नोइंग कि हाँ भाई ऐसे मैंने कोई कंडीशन एक्सेप्ट भी करी है। खैर यहाँ पे ये गलती नहीं है, उन्होंने क्लियर बताया है, लिंक दिया है कि आप जाके देख लो कंडीशन है या नहीं है। कई बार आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे बहुत सारा लिखा आता है एग्रीमेंट, आप क्या करते हो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आंख बंद कर दो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अरे कौन समझेगा उसमें क्या लिखा है ना। अभी आपको पता है क्या, जितने भी सिम आपके पास होते हैं ना, मोबाइल सिम, आप उसके ऑनर हो ही नहीं, खरीद लिया है आपने, आप बोलते हो मैंने खरीद लिया, आपने खरीदा नहीं है, ऑनर उसकी कंपनी ही रहती है, जियो, एयरटेल, वही इसके ऑनर है। एग्रीमेंट जब आप परचेज करते हो, जो एक्टिवेशन कराते हो, वहाँ पे एक पेपर पे साइन करके देते हो ना, कभी पढ़ा है वो पेपर, नहीं पढ़ा है ना, उस पर सारे में मेंशन होता है कि क्या इसके ऑनर वो हैं, आप तो पता है कौन हो, किराएदार हो, रेंट पे लिया है आपने क्या करा है, रेंट पे लिया है, किराएदार, ठीक है। सो उस केस में ये बात आती है, तो मतलब टर्म्स एंड कंडीशन होती है, आप एक्सेप्ट भी कर दिया, आप सिम यूज़ कर रहे हो इतने सालों से और आपको पता भी नहीं है। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं तो वो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो दोनों पार्टी से बाइंडिंग होगी, दोनों पार्टीज को उसको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, कंडीशंस ऑन रिवर्स ऑफ ट्रेन टिकट, ट्रेन टिकट खरीदते हैं, एयर टिकट खरीदते हैं, या कोई बिल इशू होता है किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, जैसे मैं कहूँगा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कुछ हो गया, उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, तो वहाँ पे हमें, जिसको हम नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पे पीछे लिखी होती है, कभी ज़्यादा ही फ्री होते हैं तो पढ़ लेते हैं क्योंकि वो शॉर्ट में लिखी होती हैं, 5-6 लाइन में पूरा हो जाता है। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी इन सम रीजनेबल मैनर। सामने वाले पर्सन को आप क्या करोगे, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है वो बताना आपकी जिम्मेदारी बनता है।
अगर आप कोई टर्म्स एंड कंडीशन सामने वाले को कह रहे हो, ऑफर करने वाला कोई टर्म्स एंड कंडीशन रख रहा है ना, तो सामने वाले को बताएगा। यहाँ पे लेकिन पता है क्या लिखा है, सम रीजनेबल मेथड। रीजनेबल फिर अगेन क्या, जो उचित हो। उचित क्या होता है, कहीं लिखा नहीं है, मतलब अभी डिपेंड करता है कि कैसे उसको बताना लॉजिकल बनता है, तो उस हिसाब से आप उसको उसको बता दोगे। मतलब मेन चीज़ है कि भाई जो एक सही लगता है ना कि इस तरह से बता देना ठीक है, तो उस तरह से उसको बता दोगे। एक्सेप्टेंस विदाउट प्रोटेस्ट टेनेंट माउंट टू अ टेसिट एक्सेप्टेंस ऑफ द कंडीशन। अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी आपने कोई अगेंस्ट में उसकी आवाज़ नहीं उठाई है, कुछ आपने ऑब्जेक्शन नहीं रेज करा है, आपने आराम से उसको एक्सेप्ट कर लिया और आपको पूरी तरह से पता भी नहीं था, तो इसको हम क्या कहेंगे, टैसिट एक्सेप्टेंस, कि आपने शांति से एक्सेप्ट कर लिया, साइलेंट एक्सेप्टेंस हो रही है। एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे टिकट या रिसिप्ट, इसके केस में क्या है, नोटिस ऑफ कंडीशंस मैंडेटरी। आप क्या करोगे, टिकट रिसिप्ट वगैरह है ना, तो वहाँ पे कंडीशंस का आप नोटिस दो, ऐसा जरूरी है। वर्ड्स लाइक सी बैक ऑफ कंडीशंस, आपको क्या करना है, ये फ्रंट में दोगे वहाँ पे। जैसे आपका कोई पता चला क्या, एक टिकट है, तो ये आपका टिकट है, ठीक है, सो इसका ये फ्रंट है, यहाँ पे लिखा है कि ₹100 का टिकट है, और भी पता नहीं बहुत कुछ लिखा है, तो उसमें लिखा होना चाहिए सी टर्म्स एंड कंडीशन ऑन बैक, और इसके बैक साइड में क्या होंगी, वहाँ पे आपकी सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होंगी, तो ऐसा लिखा होना चाहिए। या फिर ऐसा लिखा होना चाहिए प्लीज़ टर्न ओवर, आप क्या करो उसको चेंज करो। या उसमें लिखा होना चाहिए सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन कंटेंट इन द एनेक्शर्स आर इंडिकेटिव टू रीजनेबल नोटिस ऑफ द एक्सेप्टेंस। अगर मान लिया आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हो ना किसी को, उसमें कोई कंडीशंस आ रही हैं, तो उस तरह से उसको ध्यान उस पर जाना चाहिए कि भाई इसमें कोई ना कोई हमारी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन है। इट शैल बी बाइंडिंग इवन इफ एक्सेप्टेड डिड नॉट रीड दैम और कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। वो बाइंड हो जाएगी अगर सामने वाले ने उसको नहीं पढ़ा या फिर वो उसको नहीं समझ पाया। तो गलती किसकी है, एक्सेप्ट करने वाले की है ना। मत करो एक्सेप्ट, भाई नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे ही तो ना एक्सेप्ट कर लोगे। आपको एक्सेप्ट करने से पहले उसको पूरी तरह से पढ़ो, उसको समझो, ये आपकी गलती है। आप ये नहीं कह सकते हो ना कि भाई मैंने तो पढ़ा नहीं था, तुमने जो ऑफर करा था मैंने तो ऐसे ही यस कर दिया था, नहीं ना। तो जो भी मैं कंडीशंस कह रहा हूँ वो पूरी करनी पड़ेंगी। नो नोटिस ऑफ स्पेशल कंडीशन एक्सेप्ट इज बाउंड इफ। आपको क्या होगा, जो स्पेशल कंडीशंस है ना उसकी नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले में तो क्या था, नोटिस देना मैंडेटरी, ये एक हेडिंग है, इसको अंडरलाइन करना होगा, कर लेना। नोटिस ऑफ कंडीशन मैंडेटरी, वन हेडिंग हुई। कि वैसे तो मुझे क्या होता है, अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट वगैरह दे रहा हूँ ना जहाँ पे कंडीशन है, तो मुझे उसकी जानकारी देना जरूरी है, बट मुझे ज़रूरी नहीं है कब। डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड एंड डिलीवर्ड टू हिम इन सच कंडीशन दैट इट डज नॉट गिव रीजनेबल नोटिस ऑन इट्स फेस दैट इट कंटेन्स सर्टेन स्पेशल कंडीशन। डॉक्यूमेंट आपने क्या करा, प्रिंट करा और उसको ऐसी सिचुएशन में इस तरीके से दिया, नॉट गिव रीजनेबल नोटिस ऑन इट्स फेस, जहाँ पे आपके उस पर क्या लिखा है, फ्रंट में नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टेड नॉट बाउंड होगा। मतलब सीधी सी बात क्या कह रहे हो, पहले वाले में क्या कहा, नोटिस देना मैंडेटरी है, तभी वो क्या होगा, बाउंडिंग होगा। तो क्या होगा कि मतलब आप उस पर क्या लिखो, पीछे है इसके टिकट है, टर्म्स एंड कंडीशन है, और उसके पीछे सारी डिटेल दे दो। अगर और आपने नोटिस नहीं दिया ना तो एक्सेप्टेड बाउंड नहीं होगा। जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करे और उसमें क्या करा, नोटिस नहीं लिखा, तो क्या एक्सेप्टेड बाउंड नहीं होगा। सो ऊपर वाले पॉइंट को ही नीचे रिपीट करा है दूसरे तरीके से, तो नीचे भी यही कह रहा है कि भाई उसमें नोटिस लिखा होना चाहिए वरना बाउंड नहीं होगा, ऊपर भी वो लिखा है। व्हेन कंडीशंस आर कंटेन इन डॉक्यूमेंट दैट इज डिलीवर्ड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। ये पता है क्या, मैंने आपको पहले तो क्या करा, कंडीशंस बताई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और फिर मैं कह रहा हूँ मेरी तो यही कंडीशंस थी, क्या वो वैलिड है, क्या नहीं होगा ना। डेफिनेटली आपको पहले ही इनिशियली ऑफर के टाइम पे ही अपनी कंडीशंस बतानी पड़ेंगी। लाइक मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, आप रिलेट कर पाओगे, मैंने आपके साथ चीटिंग नहीं करी, बट इसलिए कि आप स्टूडेंट हो, समझ पाओगे। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये बात हुई कि फीस की बात हुई हमारी, ठीक है, आपको CA CM में पढ़ना था और फीस की बात हुई। लाइक मैंने आपसे क्या कहा कि 19,000 रुपीज़ की मेरी क्या है, फीस है, ठीक, 19,000 रुपीज़ की फ़ीस है टोटल मिला के, कंप्लीट मिला के, विदाउट एनी डिस्काउंट, विदाउट एनी थिंग, ठीक है। मुझे पता है आपने मुझे कम दी है फीस, अब क्या करें, जितनी भी दी है, अब फीस तो 19,000 देते ही नहीं हो। अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इस सिचुएशन में क्या हो गया कि सर आपने मांगी कम थी, हाँ मैंने मांगी कम थी, यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, 19,000 रुपीज़ की फ़ीस थी, मैंने आपको कह दिया कि 19,000 रुपीज़ आप मुझे पे करोगे। आपने कहा ठीक है, मैं आपको क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। आपने क्या करा, 19,000 रुपीज़, जो 19,000 रुपीज़ थे 19, आपने मुझे पे भी कर दिए। उसके बाद अब जब मैंने पैसे ले लिए, मैं आपको पता है क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको क्लास ना वीक में 1 आवर पढ़ाऊँगा बस,
पूरे हफ्ते में सीए की पढ़ाई, सीएमए की पढ़ाई पूरे हफ्ते में सिर्फ कितनी कराऊंगा, 1 आवर ही कराऊंगा, उससे ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं। अब समझो 1 आवर के हिसाब से पढ़ाई कब कंप्लीट होगी। आपने पूछा कि सर ऐसे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा इस साल तो। मैंने कहा हाँ, तो आपने इस साल के लिए एडमिशन लिया। आपने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता था, मैंने जो ऑफर करा था आपको पढ़ाने के लिए, ये तो मैंने आज से 10 साल बाद वाले एग्जाम के लिए करा था। कब के लिए? 10 साल बाद वाले। मैं तो आपको हर हफ्ते 1 घंटे पढ़ाऊंगा, तो इसलिए 10 साल में हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। आप कहने लगे सर ये तो गलत बात है। मैंने कहा ये देखो मेरा पेपर, मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं यहाँ पे। तो वो क्या हुआ, वो टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको क्या करी, बाद में दी है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया हम दोनों के बीच में, उसके बाद वो मैंने क्या करा, वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको दिए। तो क्या अभी आप बाउंड होंगे क्या? नॉट। आप क्या होंगे? नॉट बाउंड होंगे। आप अपनी फीस मुझसे वापस मांग सकते हो कि सर आपने गलत करा है, मेरी फीस वापस दो। हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कैसा था? बेकार था, वो इनवैलिड था, वो कैसा था? वाइड था। बात समझ में आई? तो जो भी डेफिनेटली कंडीशंस वगैरह वो पहले ही बतानी चाहिए। इफ कंडीशंस लिमिटिंग और डिफाइनिंग हिज राइट आर नॉट ब्रॉट टू हिज नोटिस, या फिर कोई भी कंडीशन है, प्रिंटेड भी है, मैंने डॉक्यूमेंट आपको दे भी दिया, मगर आपकी नॉलेज में नहीं लाया। मतलब जैसे मैंने उसके फ्रंट पे नहीं लिखा कि भाई पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस है, या मैंने आपको 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट दिया, उसमें किसी 100 पेजेस में से किसी बीच में एक पैरा में मैंने छुपा के लिख दिया, और मैंने कहा देखो मैंने तो आपको दे भी दिया था ना, ये भी गलत है। क्यों? अभी 100 पेजेस आप उस टाइम पे, लाइक आपको मैंने क्या करा, एक बुक दी, रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ, मैंने आपको प्रोस्पेक्टस दिया, या मैंने क्या हुआ, आपको लॉ की बुक दी। ठीक, लॉ की बुक में ना 100 पेजेस की बुक थी फॉर एग्जांपल, उसके बीच में मैंने 3 लाइन में पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया कि मैं आपको वीकली क्लास दूंगा, 10 ईयर्स तक की क्लास कंप्लीट होंगी। तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको वो एक सही तरीके से डिलीवर नहीं करा, आपके नोटिस में नहीं लाया। बात समझ में आई? तो बस आपको यही यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। ये एग्जाम्पल्स आपको खुद पढ़ने हैं, मैंने आपको सारी तरह से इसको समझा दिया। ये रिवोकेशन है, रिवोकेशन कब कब कर सकते हो, ऑफर का कब कर सकते हो, एक्सेप्टेंस का कब कर सकते हो, ये हमने बताया था। रिवोक बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड, जब एक्सेप्ट हो सकता है उससे पहले हो सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल में भी देख लेते हैं, वो तो समझ में आ गया था ना, ऑफर कब एक्सेप्ट हो सकता है, रिवोक कर सकते हो जब तक क्या सामने वाले ने एक्सेप्ट ना करो, मतलब सामने वाले की नॉलेज में ना आया हो। और एग्जाम्पल एक देखते हैं, बीडर एट ऑक्शन में विड्रॉ हिज बीड बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑक्शनर ऑफ द फॉल ऑफ द हैमर। अभी क्या होता है, जब बोली लगती है ना, बोली पिक्चरों में तो बहुत देखी होंगी, बोली लगती है, क्या कहते हैं, 2,01,000, 2,02,000 और 2,03,000, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ये मिलता है। वहाँ पे क्या होता है, एक हथौड़ा होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसा बनता है, बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टूट गया है हथौड़ा तो, बट कोई बात नहीं, थोर का हथौड़ा नहीं है ये, नॉर्मल हथौड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये चकला रखा है जिसके ऊपर टक 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 करेंगे। अभी यहाँ पे लोग बैठे हैं, ठीक है, ये बैठे हैं, ये खुश हो रहा है कि मुझे क्या, आज तो बल्ले बल्ले होगी, ये सामान मुझे मिलेगा। अभी बोली लगनी शुरू हुई, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इसके बाद बोली रुकी। इस बंदे ने क्या करा था, बोली लगाते लगाते तो जोश जोश में बोल दिया 4 लाख। अब ये तो सोचा था चल बोलते रहते हैं ना, क्या मैं 4 लाख बोलूँगा, कोई 5 लाख बोल देगा, क्या जा रहा है, टाइम पास हो जाएगा हमारा, और आगे किसी ने बोला नहीं। अब मैंने क्या करना शुरू कर दिया, जब बोली लगा रहा था मैंने कहा 4 लाख 1, हैमर को उस पर हिट करा, 4 लाख 2, 2 बार हिट करा, और जैसे ही मैं तीसरी बार हिट करने वाला था, उससे पहले इसने क्या कह दिया, मैं अपनी जो बात था वो वापस लेता हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये कैंसिल कर सकता है, क्यों? मैंने बताया था ना, बोली लगाने में जब मैं ऑक्शन कर रहा हूँ, ऑक्शन क्या होता है, ऑफर नहीं होता, ये क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है। सामने से ये क्या कर रहा है, ये ऑफर कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 4 लाख रुपए में खरीदूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट बोल के नहीं कर रहा हूँ, मेरे तरीका क्या है यहाँ पे, हैमर, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। ये कैसा एक्सेप्टेंस है, इम्प्लाइड, कि मुझे पता है 3 टाइम जब मैं हिट करूँगा तो इसका मतलब 3rd टाइम पे क्या हो जाएगा, 3rd टाइम पे ये एक्सेप्ट हो जाएगा। बात समझ में? तो मेरे एक्सेप्ट करने से पहले उसने ऑफर अपना क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और ये तो अलाउ है ना। ऑफर हम रिवोक कब कर सकते हैं, जब तक कि एक्सेप्टेंस ना हो जाए। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? सो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है। ये जो कंसेप्ट है ना ऑक्शन का, ये बार बार आएगा तो भूलना मत कि ऑक्शन मेरा ITO है, मतलब इनविटेशन टू ऑफर है। इस एग्जाम्पल को वहाँ पे भी लिख सकते हो। ये जो करता है बंदा यहाँ पे बैठ के बोली लगाता है, ये क्या होता है, ये ऑफर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में जब मैं कह रहा हूँ कि
ये जो टिक 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 करते हैं, फॉल ऑफ द हैमर, इसको क्या बोलते हैं? फॉल ऑफ हैमर, फॉल ऑफ हैमर। तो ये क्या है मेरा? ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। थर्ड टाइम में क्या माना जाता है? एक्सेप्टेंस हो जाता है। ठीक, समझ में आया? चलो वापस आते हैं। फिर क्या है भाई? एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक, ये तो हमने देख लिया था, सब देख लिया था, ये सब देख लिया था, ये पढ़ लेना, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर वापस कैसे कैसे ले सकते हो? पहली चीज़, एक तो बोल के ले सकते हो कि भाई मैंने उसको क्या कर दिया, नोटिस ऑफ रिवोकेशन दे दिया, मैंने उसको नोटिस दे दिया कि क्या मुझे ये ऑफ़र कैंसिल करना है, जो भी मैंने ऑफ़र दिया था ना, मैंने उसको कह दिया, कैसे क्या कह दिया मैंने कि मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है। अभी बात आती है कि सर कैसे हो सकता है, मैं कैंसिल कैसे कर दूंगा? देखो बात समझो, ए ने बी को ऑफ़र करा, क्या हो गया, लिखा क्यों नहीं जा रहा है? वो भी कह रहा है बस क्लास ओवर करो सर, थक गए। कोई बात नहीं। ए ने बी को क्या करा, ऑफ़र करा। इसने ऑफ़र करा था 1 तारीख को, 1 जनवरी को, और इसके पास पहुंचा था कब, 2 जनवरी को। तो ये रिवोक कब कर सकता है? 20 तारीख से पहले कर सकता है ना, 20 जनवरी से पहले। तो लेटर तो पहुंच गया, अभी दूसरा लेटर पहुंचेगा तो वो तो लेट ही पहुंचेगा ना, तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना, मुझे इतना कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइक इसने कॉल करके कह दिया, 20 तारीख से पहले पहले इसने क्या करी, एक कॉल कर दी। कब से? 20 तारीख से पहले। इसने फॉर एग्जांपल क्या करा, 15 तारीख को ही क्या कर दी, उसको कॉल कर दी बी को, और कहा है कि क्या जो ऑफ़र आ रहा है ना उसको मैं अभी वापस लेता हूँ, वो ऑफ़र इनवैलिड होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको नोटिस दे दिया, रिवोक कर दिया। मैंने उसको ईमेल भेज दी, मैंने उसको व्हाट्सअप भेज दिया, मैंने उसको वीडियो कॉल कर दी, किसी भी तरीके से। ये नॉर्मल कोरियर से जा रहा था, मैंने उसको क्या कर दी, स्पीड पोस्ट दे दी। मतलब कुछ भी हो, उसको मैंने उससे पहले बता दिया ना, तो मैंने किसी भी तरह से उसको नोटिस दे दिया ना, तो रिवोक हो जाएगा। दूसरा क्या है, लैप्स ऑफ टाइम। मैंने कहा 10 दिन के अंदर रिप्लाई कर देना मेरे को, 10 दिन के अंदर उसने रिप्लाई नहीं करा तो अपने आप ही एक्सेप्टेंस कैंसिल हो गया ना, मेरा ऑफर भी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। अभी उस ऑफर को यूजलेस हो गया क्योंकि सामने वाला एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, लैप्स ऑफ टाइम के कारण भी क्या हो गया, रिवोकेशन हो गया। रिवोकेशन का सीधा सीधा मतलब क्या है, एक तरह से मैं बात करूँ तो कैंसिल कर देना। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, मैंने कुछ कंडीशंस रखी थी, जैसे मैंने उसको कहा था कि अगर आपको एक्सेप्टेंस करना होगा ना तो मेरे को कैसे करना, आप ईमेल से ही रिप्लाई करना। उसने मुझे क्या करा, कबूतर से भेज दिया रिप्लाई। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए ना, अभी वहाँ पे क्या है, आपने कंडीशन पूरी नहीं करी है। बट डेथ और इंसैनिटी, या तो ए पागल हो गया या बी पागल हो गया, या ए की डेथ होगी या बी की डेथ होगी। अभी क्या, जब पूरा ही नहीं कर सकेगा अभी कोई, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की भी बात नहीं आती है। फिर एक हमने देखा था काउंटर ऑफर, जो हम क्या करते हैं उसको क्या कहते हैं, बोली, वो जो मोल भाव करते हैं, ठीक है। सो उसमें ए और बी, ए ने कहा मैं 100 रुपये में बेचूंगा, बी ने कहा मैं क्या 80 रुपये में खरीदूंगा। पुराने वाला तो बेकार ही हो गया ना, अभी तो नए का ऑफर आ गया। इसने कहा नहीं मैं तो इसको 90 में बेचूंगा, तो ये वाला बेकार हो गया ना। सो दैट्स वाई मेरा जैसे काउंटर नया ऑफर आ गया तो पुराना ऑफर क्या हो जाएगा, मेरा बेकार हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मोड, ये इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इस वाले में और इस वाले में। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला तो एग्जैक्टली वो हो गया जिस तरीके से मैंने कहा था एक्सेप्ट करो, वैसा नहीं करा आपने। यहाँ पे कोई और कंडीशन भी रखी थी तो मैंने, आपने वो पूरी नहीं करी, तो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाय सब्सिक्वेंटली इलीगलिटी, लेटर ऑन क्या हो गया, इलीगल हो गया वो काम, जैसे कि पॉलिथीन का बेचना हो गया, या फिर पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले अलाउ था, बाद में गवर्नमेंट ने मना कर दी, तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी मेरा रिवोक माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे इसमें एक एग्जांपल और ले देता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने आपको क्या कहा कि मैं आपको तभी पढ़ाऊँगा जब आप 100% फीस मुझे क्या करोगे, एडवांस दोगे, ठीक है। ये मेरा रूल है कि आपको क्या 100% फीस एडवांस देनी पड़ेगी। आपने ओके कर दिया, सब कुछ कर दिया, मैंने ऑफ़र करा, आपने एक्सेप्टेंस भी कर दिया, बट आपने मुझे फ़ीस नहीं दी 100%, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ऑफर कैंसिल हो गया ना मेरा। हाँ, वो बात अलग है कि आपने गलत करा, एक्सेप्टेंस करने के बाद मना कर रहे हो, तो मैं कोर्ट में जाके केस जरूर कर सकता हूँ आपके अगेंस्ट में, ठीक है। मैं केस कर दूंगा, भाई एक बार तो हाँ कर दी थी, फीस दे रहे हो, अभी उसके बाद दी नहीं, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है। तो दे देना फीस, मना मत करना। चलो अब मेरा ये भी कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब इतना ही है मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फर्स्ट यूनिट। पूरा खुश मत हो जाना ज़्यादा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा हो गया, अभी इतना पढ़ के हमारे पास सिर्फ फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई है। इसके आगे ऐसी ही हमारी बहुत सारी यूनिट्स हैं, मतलब आईसीआई मटेरियल के हिसाब से ये फर्स्ट यूनिट थी जो हमारी कंप्लीट हुई है। ऐसे मेरे ख्याल से 5 या 6 यूनिट्स और हैं हमारे पास, ठीक है। बताऊँ कितनी यूनिट्स हैं? आईसीएआई हमने ये पढ़ा है 1, और टोटल ऐसी हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी 6
यूनिट है, तो 5 यूनिट और बची हैं, तब जाके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा होगा। बट हाँ, ये वन ऑफ द मेजर पार्ट्स है, मतलब मैं अगर इसको ऐसा मत समझना कि 1/6 पार्ट कवर हुआ है, हमारा अराउंड 30-40% कवर हो गया है, ठीक है। तो 30% के करीब तो कवर हो गया, 70% इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बचा है, बस इसी में टाइम लगना है। यही चैप्टर सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा वेटेज का है, सब कुछ है, वो मैंने इनिशियली आपको बताया था। आगे वाले चैप्टर फटाफट हो जाएंगे, जैसे सेल ऑफ गुड इतना ही है, पार्टनरशिप इतनी है। अगर मैं अपनी बुक में बताऊँ ना अभी, तो देखो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, सब लिखे हुए हैं। एलएलपी देखते हैं एक बार, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, खुल जा सिम सिम। कितने पेजेस की है? सिर्फ 13 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं ये नीचे दिख रहा है ना आपको, 13 पेजेस में पूरी की पूरी एलएलपी है। और इतना ही अभी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ भी लिया, तो मतलब जितना भी पढ़ा इतने में एलएलपी कंप्लीट हो जाती। और एलएलपी में इतना समझाना भी नहीं पड़ता है, वो कंपेरेटिवली बहुत सीधा लॉ है। तब तक मैच्योरिटी लेवल भी आप में आ जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके होंगे। सबसे ज़्यादा डिस्कशन स्पेशली मैं सबसे ज़्यादा टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे देता हूँ, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। कंपनी एक्ट 19 पेजेस का है बस, जो मैंने लिख रखा है ना इसमें। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, ये मेरे ख्याल से 31 पेजेस के करीब का होगा, 30 से 50 के बीच में। बहुत कंसाइसली करके आपका सारा कवर करा, और सिलेबस कवर्ड पूरा है इसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ा है अपनी तरफ से। 28 पेजेस का है, तो बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।